गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज की क्लास में हम NTSC के लिए नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ वर्क एंड एनर्जी। तो एज यू ऑल नो दैट दिस चैप्टर इज इन द सिलेबस ऑफ क्लास 9। तो ये क्लास 9 का आपका चैप्टर है। तो जो बेटा इसके अंदर जो कंटेंट है, क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो मैंने आपका स्लाइड में लिख दिया है। तो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्या, वर्क डन। सेकंड है आपका फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के अंदर हम पढ़ेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो थर्ड और जो लास्ट टॉपिक है आपका वो क्या है, पावर। ओके, तो बेटा ये टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर। बेटा मेरा जो प्रीफरेंस रहेगा इस क्लास में, क्योंकि हम NTSC के लिए पढ़ रहे हैं, हमारे पास आपको ऑलरेडी पता है कि टाइम ऑलरेडी बहुत कम है इसके लिए, ठीक है। लेकिन जो मैं किस चीज़ के ऊपर प्रीफर करूंगा कि आपको थोड़ा सा ब्रीफली तो थ्योरी पार्ट को पूरा कवर कराऊं, ताकि आपको थोड़ी सी दिक्कत ना हो। अगर आपने क्लास 9 में पढ़ा भी नहीं है तो भी अगर आप ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, तो आपको एक थ्योरी पार्ट भी कवर हो जाएगा। दूसरा जो मेरा मेन फोकस रहेगा, प्राइम फोकस रहेगा, वो रहेगा आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के अंदर कैसे अप्लाई करें। क्योंकि आपको बेटा पता होगा कि अगर आप NTSC के लिए जेन्युइनली तैयारी कर रहे हैं तो जो पेपर का पैटर्न रहता है फिजिक्स का, तो उसके अंदर मोर और लेस क्या पूछा जाता है, जनरली वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। तो आपको बेसिकली यही पता रहना चाहिए कि हमने थ्योरी तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन आप बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है, जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं थ्योरी के अंदर, उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें। तो प्रैक्टिकली जब आप अप्लाई करेंगे वो कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं मोर और लेस क्या करूँगा, जितनी भी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको, उसको हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की हेल्प से सोल्व करेंगे। जो भी थ्योरी है उसको हम अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, ताकि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। और थ्योरी को भी हम मोर और लेस समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ओनली, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहला जो टॉपिक है आपका वर्क डन, कि वर्क क्या होता है। तो ये शायद आपने पढ़ा होगा कि वर्क होता है अपना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्लास 9 में, लेकिन बेटा ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, सपोज कर लीजिए यहाँ पे कोई ब्लॉक है, ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पे कोई ब्लॉक है, आप मान लीजिए इसका मास क्या है, m, ठीक है। और सपोज कर लीजिए कि इसके ऊपर लग रहा है कितना फोर्स लग रहा है, कोई F, ओके। और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो है उससे कुछ एंगल बना रहा है थीटा, उससे कोई एंगल बना रहा है कितना, थीटा। सपोज कर लीजिए कि इस फोर्स की वजह से ये जो ब्लॉक था, स्टार्टिंग पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से, जिसको मैं बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट x = 0, और ये कहीं दूसरे पॉइंट B के ऊपर पहुंच गया, किसी दूसरे पॉइंट B के ऊपर पहुंच गया। और जो डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में, A तथा B के बीच में, वो आप अज्यूम कर लीजिए वो कितना है आपका, वो आपका है कितना, s। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, आपको पता चल गया कि मेरा फोर्स की डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में मेरा फोर्स लग रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर पार्टिकल या फिर जो ब्लॉक है हमारा A से B की तरफ जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो आप बोलेंगे कि A से B की तरफ जा रहा है, तो ऑफकोर्स इसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये है क्या, मेरा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। तो अगर आपको वर्क डन निकालना है ना, तो सबसे पहली चीज तो आप क्या करेंगे कि जो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है हमारा, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में कि वो होता है F × S, लेकिन बेटा वो गलत फॉर्मूला है आपका F × S नहीं होता, F × S यहां तक तो आता है। दूसरा क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आप याद रखिए, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये होता है एग्जैक्ट फॉर्मूला, F × S × कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं पूछ लूं आपसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है, तो आप बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये मेरा फोर्स है। इन दोनों के बीच में जो एंगल आता है, ये क्या होता है, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये एंगल कितना दे रखा है आपको, थीटा दे रखा है। तो यही वाला एंगल यहाँ पे हमको लेना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ओके। तो अभी जैसे आप मोस्टली सभी बच्चे क्लास 10 के अंदर हैं, तो आपको ऑलरेडी देख चुके होंगे कि कोस की वैल्यू जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं
उनकी वेरियस एंगल्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है। तो अगर मैंने आपसे पूछा साइड में, जैसे मैंने आपसे पूछा कि अगर थीटा हमारा 0 है तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे cos 0 की वैल्यू होती है हमारी 1। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर मैंने पूछा cos 90 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलेंगे cos 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 0। अगर मैंने आपसे पूछा cos 180 की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलेंगे बेटा cos 180 की वैल्यू होती है क्या, -2। ठीक है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अभी इस वर्क डन को समझने की कोशिश करेंगे कि जब हमारा जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री एंगल है, थीटा जब 0 है, जब या फिर 90 है या फिर 180 है, थीटा अगर 180 होता है तो जो वैल्यू होती है वो कितनी आती है आपकी -1, cos 180 इज इक्वल टू -1। तो हमारा वर्क डन क्या क्या होगा वो हम देखने की कोशिश करें। ओके, तो अभी यहाँ तक आपको वर्क डन का फॉर्मूला एक पता चल गया है कि वो होता क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा, सो cos थीटा। तो वर्क डन का आप फॉर्मूला याद रखेंगे Fs cos थीटा। ओके, तो अभी डिफरेंट केस कर लेते हैं इसका जो हमको दिया जाता है। केस 1, इसमें हम क्या करेंगे, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो हमारा फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दे आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारा एक ही डायरेक्शन के अंदर लग रहा है तो क्या वर्क डन आएगा। अभी बेटा देखिए यहाँ पे हो सकता है कि कुछ बच्चों कंफ्यूज हो रहे हैं, ये एरो क्या लगा रहा हूँ, ये एरो लगा रहा हूँ फोर्स के ऊपर भी मैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी। एरो क्या मतलब है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। आपने शायद थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी कुछ डायरेक्शन भी हो। तो जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर एरो लगा। तो ये जो F इंटू एरो जो ऊपर लगा हुआ है इसका क्या मतलब है कि ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट केस कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो सपोज कर लीजिए वही केस जैसे मैंने आपको बताया, ये सपोज कर लीजिए ये कोई मास मेरा m है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है F और ये है पॉइंट A, और इस फोर्स की वजह से जो ब्लॉक है वो A से B की तरफ चला गया है, A पॉइंट से पॉइंट B पे आ गया है आपका, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है A से B के बीच में ये है आपकी क्या, S। अभी मैंने पूछा आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है, तो फर्स्ट केस जैसे आप कर रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट भी आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट भी मेरा इस डायरेक्शन में और फोर्स भी इस डायरेक्शन में। तो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है आपका वो आप देख सकते हैं दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन के अंदर है। अगर एक ही डायरेक्शन के अंदर है तो एंगल क्या होगा दोनों के बीच में, फोर्स भी इसी डायरेक्शन के अंदर है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन के अंदर है, तो एंगल क्या होगा दोनों के बीच में, तो आप बोलेंगे कि दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा आपका 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो वर्क डन अगर मेरे को फाइंड आउट करना है इस केस के अंदर, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो वर्क डन का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। वर्क डन क्या होता है आपका F इंटू एस कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और इस केस के अंदर थीटा क्या है आपका 0 डिग्री। तो cos 0 आपको पता है, cos 0 क्या होता है आपका 1, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी F इंटू एस, ये हो जाएगा वर्क डन। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन के अंदर लग रहे हैं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन के अंदर लग रहे हैं, तो वर्क डन आ जाएगा कितना F इंटू एस, ठीक है। सेकंड केस जो आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है वो भी हम देख लेते हैं यहीं पे, केस 2 मैं कर रहा हूं। व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो सपोज कर लीजिए कि हमारा फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, हमारा फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, और जो ब्लॉक है वो पॉइंट A से स्टार्ट हुआ और पॉइंट B पे चला गया।
अभी कुछ बच्चों को हो सकता है कि डाउट आ सकता है सर फोर्स तो ऊपर लग रहा है, ब्लॉक कैसे कैसे साइड में जा सकता है अगर ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे तो बेटा ये पता कैसा केस है, ये आप मान के चल लीजिए कि ये जो ब्लॉक है इसकी कोई स्पीड है, ठीक है, इस ब्लॉक की कोई स्पीड है और ये काफी वेट है इसका, ठीक है, तो इसकी कुछ स्पीड है, किस डायरेक्शन स्पीड है, राइट वार्ड डायरेक्शन स्पीड है और आप ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो आपको सी बात है अगर आप ऊपर की तरफ फोर्स लगाते रहेंगे तो ब्लॉक तो हमारा राइट वार्ड डायरेक्शन में चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा केस मान के चल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी वगैरह आपको थोड़ी कुछ बताई है, मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने बताया कि बस पॉइंट ए से स्टार्ट और पॉइंट बी पे चला गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपका, ये अगेन क्या हो गया, एस हो गया। मैंने पूछा एंगल क्या है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो आप बोलेंगे कि फोर्स तो है मेरा किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट अगेन वही राइट वार्ड डायरेक्शन में। तो एंगल क्या है इन दोनों के बीच में, तो एंगल आप बोलेंगे कि दोनों तो एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो थीटा क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया आपका cos 90 डिग्री हो गया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, cos 90 क्या होता है आपका 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा यहाँ पे F इंटू एस इंटू 0, तो वर्क डन की जो वैल्यू आएगी आपकी बेटा वो कितनी आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। ओके, तो हमेशा याद रखना बेटा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन कितना होगा आपका हमेशा 0 होगा, अगर दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वर्क डन क्या होगा आपका F इंटू एस लगेगा। किसी एंगल थीटा पे है तो हमें ऑलरेडी पता है एफ एस कोस थीटा। अभी लास्ट वाला केस कर लेते हैं, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, तो यहां पे आप अज्यूम कर लीजिए कि जो हमारा फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो सेम डायरेक्शन के अंदर है, लेकिन जो हमारा फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो सपोज कर लीजिए कि वो पीछे की तरफ लग रहा है, फोर्स हमारा क्या लग रहा है पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है, और पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ और पॉइंट बी तक चला गया। अभी फिर से कुछ बच्चों में डाउट आ सकता है कि सर फोर्स तो इस साइड लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, ब्लॉक किस साइड क्यों मूव हो रहा है। आप बेटा प्रैक्टिकली सोच के देखिए, सपोज कर लीजिए कि कोई चलती हुई कोई कार है, ठीक है, आप उसको पीछे की तरफ खींच के रोकना चाहते हैं, तो क्या आप वहीं पर स्टॉप कर देंगे उसको, आपको सी बात अगर वो चल रही है तो कुछ डिस्टेंस तक तो आपको सी बात वो चलेगी। तो वही केस यहाँ पे मान के चल लीजिए कि ये इस ब्लॉक है, ये हैवी ब्लॉक है, इसकी कुछ स्पीड है, पीछे की तरफ कुछ फोर्स लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फोर्स, ये अपनी स्पीड की वजह, जो इनिशियल जो इसने स्पीड पकड़ ली है उसकी वजह से ये आगे की तरफ ही मूव हो रहा है। ओके, तो ये पॉइंट ए पे है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसका पॉइंट ए, और कहाँ पे पहुंच गए पॉइंट बी तक पहुंच गया। ओके, तो यहाँ पे मैंने पूछा बेटा डायरेक्शन क्या है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो आप बोलेंगे कि फोर्स तो मेरा क्या लग रहा है पीछे की तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या लग रहा है आगे की तरफ लग रहा है। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक तरफ लग रहे थे तो हमारा एंगल था क्या 0 डिग्री, ऊपर की तरफ लगा दिया तो हमारा एंगल कितना हो गया था 90 डिग्री, तो यहाँ पे जस्ट पीछे की तरफ लग गया तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा, हमारा एंगल हो जाएगा कितना 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 180 डिग्री है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। cos 180 मैंने आपको अभी बताया था, cos 180 होता है हमारा क्या -1, तो वर्क डन की जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आएगी, वो बेटा आएगी -F इंटू एस, ये वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 3 केस है, ये आपको याद रखने हैं, ये बहुत ज्यादा बार यूज होता है, इसलिए हमने ये तीनों केस पर्टिकुलरली पढ़े। एक बार तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में हो, सीधा F इंटू एस, परपेंडिकुलर हो 0, अगर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लग रहा हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो आपका जो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा -F इंटू एस। ओके, तो ये चीज शायद आपको क्लियर हो गई। अभी बेटा एक कन्वर्जन ऑफ एनर्जी थोड़ा सा हम देखने वाले हैं, ये आपका हो गया। तो भाई अभी हम करते हैं बेटा ये वर्क डन पे ऊपर फिर से आएंगे, वर्क डन के ऊपर फिर से हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है,
तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी अगर मोशन के अंदर है तो उसकी कुछ स्पीड होगी, ठीक है, तो उसकी मोशन की वजह से, उसकी स्पीड की वजह से उसके अंदर कुछ एनर्जी होगी, ठीक है, उसी एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोल देते हैं। ओके, सिंपल सी बात है कि कोई भी चीज़ है अगर वो मूव हो रही, किसी स्पीड से मूव हो रही है, अगर वो तेज दौड़ रही, कोई कार दौड़ रही है हमारी, किसी स्पीड से दौड़ रही है, ठीक है, तो ऑफकोर्स सी बात उसके अंदर मोशन है, मोशन के अंदर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर मोशन के अंदर है तो डेफिनेट सी बात है कि उसमें कोई ना कोई तो एनर्जी जरूर है उसकी मोशन की वजह से, ठीक है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी, इट इज द, सॉरी इसका आप लिख लीजिए, इट इज द एनर्जी, इट इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ ए पार्टिकल, मोशन ऑफ ए पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी को छोटे में बेटा रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के से। आपको बस इसका फॉर्मूला याद रखना है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन आती है, सीधी एप्लीकेशन आती है काइनेटिक एनर्जी की। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि अगर कोई मास मेरा m है, मेरा कोई मास m है और ये किस स्पीड से बाहर, ये सपोज कर लीजिए कि v स्पीड से जा रहा है, राइट वार्ड डायरेक्शन में v स्पीड के अंदर जा रहा है, तो इसके मोशन की वजह से कितनी एनर्जी होगी, इसकी मोशन की वजह से जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है क्या, हाफ ऑफ mv²। बहुत बार पढ़ा होगा आपने, ठीक है, ये होता है क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो आप याद रखिए काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है, किसी भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी है अगर उसकी स्पीड आपको पता चल जाए, उसका मास पता चल जाए, तो आप काइनेटिक एनर्जी की उस पार्टिकल की निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है, हाफ ऑफ m इंटू v²। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसमें से ही इसी आप देखेंगे वर्क एनर्जी में से मोर और लेस आपको इसी कंसेप्ट में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और वो होता है हमारा क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आपने बेटा एक स्टेटमेंट पढ़ी होगी, कभी भी क्लास 6 में पढ़ी हो सकता है, 7th में पढ़ी हो, कि वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो वर्क होता है वो भी हमारा क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। सिमिलरली जो काइनेटिक एनर्जी है ये भी क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है आपकी, ठीक है। सिमिलरली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आप नोट डाउन करके लिख दीजिए कि वर्क काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये क्या होती है, फॉर्म होती है एनर्जी की। और भी फॉर्म होती है बेटा, जैसे हीट भी एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, ओशन एनर्जी होती है, ठीक है, लेकिन वो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो वर्क और एनर्जी में जो 3 टाइप की ही एनर्जी आती है, एक तो हमारा वर्क डन की वजह से एनर्जी आ सकती है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, फिर पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। 3 टाइप की ही एनर्जी हम यूज करते हैं। तो ये क्या होती है, तीनों क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके, अभी आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो बेटा ये पढ़ा तो होगा, लेकिन इसको अप्लाई करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो अच्छे से इसका मीनिंग समझ नहीं पाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है।
तो सबसे पहले तो हम कंजर्वेशन का मीनिंग समझ लेते हैं। कंजर्वेशन क्या होता है किसी भी चीज का? कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि कोई भी चीज हमारी वेस्ट नहीं होती है। अगर मैं इनिशियल कोई चीज ली तो उसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो भी आपकी सेम आएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, तो आप अज्यूम करके चल लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसके पास क्या है 100 रुपीज है, ठीक है, और उसने क्या किया, उस 100 रुपीज को 3 स्टूडेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसी एक फ्रेंड को दे दिए उसने 20 रुपीज, दूसरे फ्रेंड को दे दिए कितने 30 रुपीज, और सपोज कर लीजिए फोर्थ वाले जो फ्रेंड है उसको दे दिया उसने 40 रुपीज, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि इसके अंदर क्या रहता है, अगर मैं इनिशियल मनी की बात करूं तो आप बोलेंगे कि इनिशियल मनी कितनी है, टोटल मनी कितनी है। अगर उन चारों फ्रेंड की बात करूं, एक फ्रेंड के पास 100 थे, तो चारों के पास इनिशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल पैसे कितने हैं चारों के पास, तो आप बोलेंगे 100 रुपए थे, ठीक है। फाइनली अगर मैं बात करूं, ए को उसने दे दिया, सपोज कर लीजिए कि 4 फ्रेंड हैं ए बी सी डी। ए के पास स्टार्टिंग में थे 100 रुपए, इन तीनों के पास थे कितने 000, ठीक है। फाइनली इसने क्या किया, ए को 20 रुपए दे दिए, बी को 20 दे दिए, सी को 30 दे दिए, और डी को कितने दे दिए 40 दे दिए, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि ए के पास कितने पैसे बचे, तो आप क्या बोलेंगे कि ए के पास कितने बचे 100, तो ये थे स्टार्टिंग में, तो 20 + 30 तो ये हो गया 50 + 40 90, तो 100 में से आप घटा देंगे, तो आप बोलेंगे कि ए के पास कितने बचेंगे 10 रुपीज बचेंगे, ये बोलेंगे आप। तो इसको आपने सोल्व कैसे किया, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने सोल्व कैसे किया, तो आप बोलेंगे कि जो टोटल एनर्जी थी स्टार्टिंग में, टोटल एनर्जी नहीं बोल रहा मैं, टोटल जो पैसे थे स्टार्टिंग में, टोटल मनी कितनी थी स्टार्टिंग में, तो आप बोलेंगे कि टोटल मनी कितनी थी स्टार्टिंग में, वो आपके पास इन चारों के पास थी 100 रुपए, ठीक है। तो इन चारों के पास फाइनल भी, अगर मैं बाद की भी बात करूं, जब उसने पैसे एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो फाइनल में जो टोटल एनर्जी होनी चाहिए, टोटल एनर्जी बोल रहा हूं मैं, मनी, जो टोटल मनी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 100 रुपए ही होनी चाहिए। तो आपको आइडिया होगा कि स्टार्टिंग में 100 होनी चाहिए थी, 100 रुपए होने चाहिए थे, फाइनल में इनके पास 100 रुपए होने चाहिए थे। तो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे क्या होगा 20 + 30 40, 20 और 30 50 + 40 90, तो 90 तो इनके पास होगी, तो ए के पास कितने हो जाएंगे +10 हो जाएंगे, तभी ये टोटल जो मनी होगी वो कितनी होगी 100 होगी, ठीक है। तो जो इनिशियल मनी थी वो किसके बराबर आ गई, आपकी फाइनल मनी के बराबर आ गई। तो यही कॉन्सेप्ट है, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, जो मनी है हमारी वो क्या है कंजर्व्ड है। इनिशियल मनी इज इक्वल टू फाइनल मनी, तो दैट मीन्स मनी इज कंजर्व्ड। अगर सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे 95 आता, तो आप बोलते हैं कि मनी कंजर्व्ड नहीं है हमारी, कहीं पे पता नहीं कहाँ पे वेस्ट होगी, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट होता है बेटा, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट होता है एनर्जी के अंदर भी। एनर्जी के अंदर भी क्या होता है कि मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, स्टार्टिंग की एनर्जी की बात करूं, वो किसके इक्वल होती है, वो फाइनल एनर्जी के इक्वल होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का टोटल एनर्जी, द टोटल एनर्जी, और इसको एक अलग फॉर्म में लिख देते हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, ये आपने शायद बहुत बार पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but can be converted into one form to another form, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, कोई भी सिस्टम जैसे मैं लेके चल रहा हूँ, कोई भी मैंने ब्लॉक ले लिया, उसकी हमेशा क्या रहती है, वो कंजर्व होती है। स्टार्टिंग की में एनर्जी देखेंगे तो सेम रहेगी, फाइनल की भी जो एनर्जी देखेंगे वो हमेशा उसकी सेम रहेगी, वो कभी भी खराब नहीं हो सकती, ना ही आप उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। ओनली थिंग आप क्या कर सकते हैं कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है।
तो सपोज कर लीजिए कि स्टार्टिंग में पार्टिकल के पास कोई भी बॉडी थी, कोई भी पार्टिकल था हमारा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, वो थी 100 जूल, 100 जूल थी। फाइनली आपको क्या पता चला कि थोड़े टाइम के बाद देखा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो गई और वो 20 जूल हो गई। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि जो एनर्जी वो डिस्ट्रॉयड हो गई यहाँ पे, लेकिन एज पर आवर फॉर्मूला क्या होती है, ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो 80 जूल एनर्जी जो बची है ना आपकी, वो क्या होगा, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई होगी। तो हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारी थी 100 जूल स्टार्टिंग में, वो हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई हो, या फिर हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी हमारा वर्क डन के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझने की बात है इसके अंदर, वर्क पावर एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो अभी जैसे कि हम एक आपको बताता हूं, एक एग्जांपल हम करते हैं, तो आप इसको एक बार लिख लीजिए। तो आप अज्यूम करके चल लीजिए कि ये कोई ब्लॉक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा इसको। ये कोई ब्लॉक है, इसकी स्टार्टिंग की कोई स्पीड दे रखी है आपको, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, वो जा रहा है किस स्पीड से, u स्पीड से जा रहा है। ओके, और इसके ऊपर कोई फोर्स भी लगा है F राइट वाले डायरेक्शन में। ये स्टार्टिंग में आप अज्यूम कर लीजिए कि इसके ऊपर ये है पॉइंट A के ऊपर। कुछ देर के बाद आपको पता चलेगा कि ये ब्लॉक राइट वाले डायरेक्शन में आ गया है कुछ टाइम के बाद, और सपोज कर लीजिए आ गया पॉइंट B पे। ठीक है, यहां पे क्या है, A से B के बीच का डिस्प्लेसमेंट आप मान लीजिए S है। ओके, तो अभी अगर मैंने आपसे पूछा कि स्टार्टिंग में इसकी स्पीड u है, फाइनली इसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, तो आप बोल रहे हैं कि ये ब्लॉक था, अगर मैं इसकी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, तो आप कौन सी बात है, आप ये चीज समझ सकते हैं कि इस ब्लॉक की जो स्पीड है वो बढ़ने वाली है आपकी धीरे धीरे, राइट? क्योंकि इसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में आप धकेलते जा रहे हैं उस डायरेक्शन में इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे स्पीड u रहेगी, u से ज्यादा रहेगी पॉइंट B पे, तो आप बोलेंगे ऑफकोर्स ये बात है, इसकी स्पीड कुछ ज्यादा रहेगी पॉइंट B के ऊपर, तो वो स्पीड मैं मान लेता हूं v है। वो स्पीड मैंने क्या मान ली, इसकी v है, जो ऑफकोर्स ये बात है, आप बोल सकते हैं कि v की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, u से ज्यादा होगी। ओके, तो बेटा मैंने पूछा यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, पॉइंट A के ऊपर, पॉइंट A के ऊपर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी, तो आप बोलेंगे कि बेटा पॉइंट A के ऊपर काइनेटिक एनर्जी जो है वो है क्या, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, v की वैल्यू क्या है यहाँ पे, u स्क्वायर। दिस इज क्लियर? अब यहाँ पे मैंने आपसे पूछा कि काइनेटिक एनर्जी पॉइंट B पे क्या है, तो आप बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी kb, यहां पे आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा आपसे क्या होगा, वो हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे मैंने काइनेटिक एनर्जी आपको निकाली तो वो हाफ mu स्क्वायर मिल गया। यहां पे मैंने पॉइंट B पे निकाली तो काइनेटिक एनर्जी आप बोलेंगे हाफ ऑफ mv स्क्वायर। आपको ऑलरेडी पता है कि जो v की वैल्यू है वो u से ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो पॉइंट B पे होगी वो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट A से ज्यादा होगी। ओके, तो अभी आता है मेरा एनर्जी कंजर्वेशन वाला फॉर्मूला, कि मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, जो टोटल एनर्जी होती है वो स्टार्टिंग के अंदर और जो फाइनल होती है वो आपकी सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल एनर्जी मैंने इस पॉइंट के ऊपर निकाली, तो यहाँ पे तो क्या आई, हाफ mu स्क्वायर आई। फाइनली में जब टोटल एनर्जी निकाली, टोटल एनर्जी में क्या क्या हो सकता है आपका, टोटल एनर्जी के अंदर आपका काइनेटिक एनर्जी भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है। तो आप अभी पोटेंशियल एनर्जी पे मैं नहीं जा रहा हूँ, आप पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चल लीजिए, यहाँ पे जीरो होगी, यहाँ पे जीरो होगी, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या डिस्कस किया आपको कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mu स्क्वायर है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब आपकी एनर्जी की वैल्यू बढ़ गई पॉइंट A से B तक। तो अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एनर्जी तो हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ कैसे गई,
लेकिन उसके बाद में मैंने एक और स्टेटमेंट बताई थी कि वी कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस आया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम थी, यहाँ पे ज्यादा थी, तो यहाँ पे कोई दूसरी एनर्जी है जो कन्वर्ट हुई होगी, ठीक है। जो दूसरी एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज्यादा है आपकी। और दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या है, यहाँ पे है आपका वर्क डन। मैंने आपसे पूछा यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि जो वर्क डन होगा वो कितना होगा आपका F इंटू एस। ये होगा क्या, वर्क डन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब क्या है कि वर्क डन यहाँ पे कितना आया आपका F इंटू एस आया। तो वर्क इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है, वर्क भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो यहां से यहां तक जब ये फोर्स लग रहा था तो इस फोर्स ने कितनी एनर्जी दी ब्लॉक को, वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है, ये फोर्स की वजह से इस ब्लॉक की स्पीड बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फोर्स है ये क्या दे रहा है, इस ब्लॉक को एनर्जी दे रहा है, ठीक है। और टोटल एनर्जी कितनी दी यहां से यहां तक, तो टोटल एनर्जी दी इसने कितनी, F इंटू एस, ठीक है। तो इसी एनर्जी की वजह से ये जो एनर्जी जो किसने दी है, फोर्स ने दी है, जिसकी वैल्यू कितनी है F इंटू एस, यही एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होगी, यहां से यहां तक जब आया तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी, ठीक है। और इसी की वजह से इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ गई है, ठीक है बेटा। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। यहाँ पे स्पीड थी u, यहाँ पे स्पीड थी v, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स की वजह से क्या होगा, ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, बढ़ती जाएगी आपकी, ओके। ब्लॉक की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे हाफ एम यू स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको उसकी बातें कम होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन आपको पता है कि क्या होता है, टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए आपकी। टोटल एनर्जी स्टार्टिंग वाली भी इक्वल होनी चाहिए, फाइनल वाली भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है। तो दूसरी चीज वहां पे मैंने क्या बताया था कि कंजर्व हो सकती है, कब हो सकती है, सॉरी, एनर्जी कैन बी कंजर्व, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो यहाँ पे जब ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बढ़ी है, यहाँ पे कम हुई है, तो इसका मतलब कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, ठीक है। तो कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी के अंदर, तो वर्क डन जो हमने किया, तो जो वर्क डन किया है वही किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ओके। तो इसका मतलब कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यहाँ पे, तो आप बोलेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बढ़ी होगी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, वो किसके इक्वल होगी, वो वर्क डन की इक्वल होगी, क्योंकि वर्क ही जितना भी हमने जो वर्क डन किया है ब्लॉक के ऊपर, वही किसके अंदर कन्वर्ट हुआ है, वही एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुआ है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, वो किसके इक्वल आएगा, आपका वर्क डन के इक्वल आएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी क्या है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, तो हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन क्या है आपका एफ इंटू एस, ठीक है। तो इस थ्योरम को बेटा बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द वर्क डन, ओके। तो बेटा ये चीज आप याद रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, ओके। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।